हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया मित्तल। आज मैं इस पीपीटी में आपको पब्लिक फिनेंस के बारे में बताऊंगी, जो कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम टैक्स को भी शामिल करते हैं और बजट को भी शामिल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पब्लिक फिनेंस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और इसके बारे में ही मैं आपको डिस्कस करूंगी। और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी, तो ये स्टार्ट से लेकर लास्ट तक मेरा वीडियो देखना आप लोग ना भूलें। तो दोस्तों, अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप उसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें और लाइक भी करें। अब हम पब्लिक फिनेंस का टॉपिक शुरू करते हैं और इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी। सबसे पहले इसमें आता है व्हाट इज पब्लिक फिनेंस, यानी कि लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त क्या है। दूसरे नंबर पर इसमें आता है गवर्नमेंट अकाउंट्स, जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा रखती है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे फंड होते हैं, जिसमें मेन है कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट्स, कंटिजेंसी फंड। इसमें गवर्नमेंट अपना पैसा रखती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तीसरे नंबर पे आता है फिजिकल पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स, यानी गवर्नमेंट की क्या इनकम है, क्या उसका रेवेन्यू है और उसका एक्सपेंडिचर कैसा है, प्लान्ड है कि नॉन प्लान्ड है। और अगर उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है उसकी इनकम से तो वो लोन लेती है, इंटरनल लेती है या फिर एक्सटर्नल लेती है, इसके बारे में भी जानेंगे। चौथे नंबर पर आता है बजट कॉन्सेप्ट्स, यानी कि फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी बजट, बजट की बारे में पूरी जानकारी भी जो होती है वो पब्लिक फाइनेंस के बारे में ही आती है। नेक्स्ट आता है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, जैसे कि हमारे होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आजकल लगभग समाप्त से हो गए हैं, उसका रूप अब जीएसटी ने ले लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या रोल होता है वो सब भी हम जानेंगे। अंत में हम जानेंगे रोल ऑफ कैग सीएजी, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। पूरे पब्लिक फाइनेंस में कैग की क्या भूमिका होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में ये सब बताना संभव नहीं होगा, तो हो सकता है इसके लिए 3-4 वीडियोस लगे। आज मैं आपको पब्लिक फाइनेंस क्या है उसके बारे में, गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में बताऊंगी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट में कवर करूंगी। अब हम पब्लिक फाइनेंस को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जब हम वित्त की बात करते हैं तो उसमें कुछ बातें निहित होती है, जैसे कि एक मिडिल पर्सन है, उसकी 1 से 10 तक सैलरी आती है, 31 तक खत्म हो जाती है, तो उसे 1 से 5 तक में ये सारा बजट बनाना पड़ता है कि वो किस किस चीज़ों पर खर्च करेगा। यही बातें गवर्नमेंट के संबंध में भी होती है। हम इसे क्रम से समझेंगे। सबसे पहले मिडिल क्लास या गवर्नमेंट दोनों यही सोचती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। मिडिल पर्सन अगर सर्विस करता है तो उसको पता होती है उसकी सैलरी कहाँ से आएगी। बिजनेस वाला व्यक्ति है तो वो भी ये जान के रखता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, और सरकार भी यही कॉन्सेप्ट लागू करती है। वो 1 अप्रैल से बजट तैयार करने से पहले स्ट्रेटेजी बनाती है कि उसको इनकम कहाँ से मिलेगी, टैक्स से मिलेगी, नॉन टैक्स से कहाँ कहाँ उसको इनकम मिलेगी। फिर ऐसे ही व्यक्ति सोचता है कि पैसे आएंगे तो वो कहाँ पर उसको सेव करेगा, कौन से अकाउंट में रखेगा। अब हम इकोनॉमिक्स में हैं तो हम कैश की बात तो नहीं करते हैं, हम सिर्फ अकाउंट की बात करते हैं कि हमारा जो भी पैसा आएगा हम उसको बैंक अकाउंट में रखेंगे। ऐसे ही सरकार की बात है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपना पैसा अकाउंट्स में रखती है। जैसे कि बहुत सारे अकाउंट होते हैं, मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आपको बताया है, आज मैं उस पर डिस्कस भी करूंगी। तीसरा आता है कि पैसे किन किन चीज़ों पर खर्च करने लगते हैं। जैसे कि व्यक्ति है वो सोचता है उसे राशन पर खर्च करना है, रेंट देना है, बिल पे करना है, या और भी बहुत सारी खर्चे होते हैं। बच्चों की एजुकेशन है,
कुछ मेडिकल खर्चे भी हो सकते हैं। तो ये वो तय करता है उसे किन किन चीज़ों पर कितना कितना खर्च करना है। यही गवर्नमेंट का बजट भी होता है। उसमें भी पता होता है कि कौन कौन से क्षेत्रों पे कितना कितना उसको खर्च करना है। फिर है बचत भी ज़रूरी है। अगर कभी सैलरी लेट हो जाए या कभी कोई और प्रॉब्लम है, कोई ऐसा खर्चा एकदम से अचानक आ जाए, तो उसके लिए बचत भी बहुत ज़रूरी है। सरकार भी इस बात को ध्यान में रखती है और व्यक्ति भी इस बात को ध्यान में रखता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि सेविंग हमें कहाँ और कैसे करनी है जिससे अधिक लाभ हो। फिर आता है एक्सपेंडिचर। अगर व्यय जो है हमारा अधिक हो जाए तो उधर कहाँ से लिया जाए और कितना लिया जाए। कभी कभी हो सकता है कि एक्सपेंडिचर हमारा अधिक भी हो सकता है। अब जैसे ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, बहुतों की सैलरी नहीं आ रही है, तो उसमें उनका व्यय भी ज़्यादा हो सकता है। अगर व्यय ज़्यादा हो जाएगा तो वो किस प्रकार से और कहाँ से उधार लेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। सेम हियर विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी ये सोच रही है इस समय कि खर्चा अधिक है, तो किस तरह से वो अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करे, कहाँ से वो अपने पैसों को पूरा करे जिससे कि देश की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो पब्लिक फाइनेंस को अगर हम समझेंगे इस बेसिक एग्जाम्पल के द्वारा, तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकता है अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो। प्रीवियस स्लाइड में आपने समझा कि लोक वित्त में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे और हम उसको कैसे रखेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक वित्त में वे सभी फिनेंशियल मैटर यानी कि वित्तीय मामले आते हैं जिन पर सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है, जैसे कि आय, इनकम, व्यय, एक्सपेंडिचर एंड डेब्ट यानी कि ऋण। तो इसमें शामिल होता है कि लोगों से नीतिगत रूप से पैसा लेना, लोगों पर नीतिगत रूप से खर्च करना और पैसे कम पड़ने पर नीतिगत रूप से ही लोन लेना। ये सब चीज़ें पब्लिक फाइनेंस में शामिल होती हैं। प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय रेवेन्यू तथा व्यय एक्सपेंडिचर का आकलन करती है। इसके द्वारा राज्य द्वारा अर्जित आय तथा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम सरकार की आय तथा व्यय संबंधी समस्याओं के अध्ययन को भी सार्वजनिक वित्त कहते हैं। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक आय और व्यय के बीच एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाए कि अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव सकारात्मक पड़े। पब्लिक फाइनेंस की कुछ डेफिनेशंस इस प्रकार हैं। फिंडले शिराज जो एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उनके अनुसार सार्वजनिक वित्त सरकारी अधिकारियों द्वारा एकत्रित की जाने वाली आय तथा उसके व्यय में निहित सिद्धांतों का अध्ययन है। डॉल्टन के अनुसार सार्वजनिक वित्त ऐसा विषय है जो सार्वजनिक अधिकारियों के आपसी सहयोग से किए गए आय व व्यय का अध्ययन करता है। पब्लिक फाइनेंस के विषय में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं जिसके लिए आपको बुक का अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट पे 2 का ही परिभाषाएं मेंशन की है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वित्त केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकारों के वित्त संबंधी विषयों का अध्ययन है। अब हम पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र यानी कि एरियाज के बारे में बात करेंगे। पब्लिक फाइनेंस के मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। सार्वजनिक राजस्व, जिसका संबंध आय प्राप्ति के साधनों, कराधान के सिद्धांतों तथा उनकी समस्याओं से है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि करों से प्राप्त होने वाली सब प्रकार की आय तथा सार्वजनिक जमा से होने वाली प्राप्तियों को सार्वजनिक राजस्व में शामिल किया जाता है। दूसरा आता है सार्वजनिक व्यय। इसमें हम विभिन्न आधारों पर सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। इसमें हम सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर अपनाई गई नीतियों का आलोचनात्मक सर्वेक्षण करते हैं तथा सुधार हेतु उपाय सुझाते हैं। तीसरा आता है सार्वजनिक ऋण। इस
क्रम में हम ऋण करने की समस्या का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि ऋण का स्रोत क्या है, ऋण किस कारण से लिया जा रहा है, उसको एकत्रित करने का तरीका क्या है, उस पर ब्याज क्या है तथा उसका भुगतान करने का ढंग क्या है। लास्ट आता है वित्तीय प्रशासन। इससे ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय यही है इससे जुड़ा हुआ कि बजट कैसे लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त बजट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया, बजट प्रस्तुत करना, पास करना, लागू करना, इसका मूल्यांकन इत्यादि विषय वित्तीय प्रशासन में शामिल होते हैं। अब हम गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः 3 टाइप के गवर्नमेंट अकाउंट्स का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। पहला आता है कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि। इस फंड का उल्लेख या इस निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के 266वें अनुच्छेद में किया गया है। इस अकाउंट में जो पैसा रखा जाता है वो इस प्रकार से है: टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि राजस्व एकत्रण का जो भी पैसा होता है वो इस फंड में रखा जाता है। दूसरा आता है टोटल लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जितना भी पैसा उधार लेती है, लोन लेती है, उसका भी पैसा इसी फंड में रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज व मूलधन का पैसा जो होता है वो भी इसी फंड में रखा जाता है। और कहीं से भी अगर सरकार को ब्याज का चुकता करना है या मूलधन को चुकता करना है तो वो पैसा भी यहीं से निकालती है और यहीं पर उसको जमा करती है। पैसे निकालने के लिए इस अकाउंट से संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। बिना संसद की अनुमति के यहाँ से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसमें से इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की सैलरी तथा यूपीएससी अध्यक्ष की सैलरी आदि भी यहाँ से निकाली जाती है। दूसरा गवर्नमेंट का अकाउंट है पब्लिक फंड यानी कि लोक निधि। इस निधि का भारतीय संविधान के 266वें के 2वें अनुच्छेद में उल्लेख है। इसमें सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है, लोगों के पैसे रखती है और जब लोगों को जरूरत होती है तो ब्याज सहित उनको लौटाती है। जैसे लोग पेंशन सिस्टम है तो ये खाता अस्थायी रूप से पैसा रखने के लिए होता है। कुछ और उदाहरण है किसान विकास पत्र, प्रोविडेंट फंड या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जिसमें कि लोग अपना पैसा रखते हैं और जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट लोगों का पैसा ब्याज सहित चुकता करती है। इस अकाउंट से पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, बल्कि कार्यपालिका चाहे तो इससे पैसा निकाल सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण गवर्नमेंट अकाउंट है कंटिजेंसी फंड यानी कि आपातकालीन निधि। इस निधि का भारतीय संविधान के 267वें अनुच्छेद में उल्लेख है। इस निधि की देखभाल प्रेसिडेंट यानी माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं और इसका संचालन वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है। बहुत जरूरी या आकस्मिक व्यय हेतु इसमें पैसा रखा जाता है। जैसे कभी देश में कोई आपदा आ जाए, भूकंप है, बाढ़ है, भूस्खलन है, या कोई अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेश यात्रा पर गए हैं और उन्हें कोई मिसाइल खरीदनी है, कोई उनको टेक्नोलॉजी पसंद आ गई, वो खरीदनी है, तो इस सब के लिए पैसा इसी में से निकाला जाता है। इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि उसमें काफी समय लगता है। पहले यहाँ से पैसा निकाल लिया जाता है, बाद में उत्तरवर्ती अनुमोदन संसद से ले लिया जाता है तथा उसकी भरपाई बाद में संचित निधि से कर ली जाती है। अब हमने जितना पढ़ा है इन स्लाइड्स में, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्या संचित निधि से पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमति जरूरी है? आपातकालीन निधि को कौन संचालित करता है? लोक निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यदि सरकार विदेश से पैसे उधार लेती है तो वो पैसे भारत सरकार के किस अकाउंट में आएंगे? टैक्स कलेक्शन की धनराशि को कहाँ रखते हैं? आपातकालीन समय में सरकार जनता की मदद किस अकाउंट के पैसों से करती है? भारत सरकार यदि किसी देश को पैसे उधार देती है तो किस अकाउंट से देगी? ये तो मेरे कुछ अपने क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इसमें से बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप इसको थॉरो स्टडी करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके ये सब चीजें पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको मेरे ये प्रेजेंटेशन
पब्लिक फाइनेंस के बारे में कैसा लगा। आगे की स्लाइड्स में मैं इसका आगे के बारे में ब्यौरा दूंगी, जिसमें फिस्कल पॉलिसी है, बजटरी सिस्टम है। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।